हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 43। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज इंडोलेंट इज अ सिनोनिम ऑफ। इंडोलेंट का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है आलसी, जिसको आप इंग्लिश में लेजी भी बोलते हैं। तो इंडोलेंट का सिनोनिम हो गया लेजी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड रिप्रूफ मीन्स। रिप्रूफ का मतलब होता है डांट, और डांट को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिब्यूक, यानी रिप्रूफ का मतलब हो गया रिब्यूक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंट्रीम इज। इंट्रीम एक वर्ड आपको दिया गया है, इसका अपोजिट बताना है। सो इंट्रीम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत कम समय के लिए आपके पास है, उसको बोलते हैं इंट्रीम। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक आपके पास रहने वाली है या फिर हमेशा के लिए आपके पास रहने वाली है, सो उसको बोलते हैं हम परमानेंट, जो हमेशा के लिए रहने वाली है। सो इंट्रीम का अपोजिट हो गया परमानेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद अगर कोई संतान होती है, कोई बच्चा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस बच्चे को हम बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। आपको मैं इसे समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उसकी कोई संतान होती है या फिर उसकी कोई बुक पब्लिश होती है, तो उस संतान को, उस बुक को हम बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर आपके दो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट हो गए एक ही वर्ड से। पोस्ट ह्यूमस का मतलब क्या है? कोई इंसान की डेथ हो गई, उसके बाद उसकी संतान होती है, तो उस संतान को बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। अगर कोई ऑथर है, उसकी डेथ हो जाए और उसके बाद उनकी कोई बुक पब्लिश होती है, तो उस बुक को भी बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। देन नंबर 5 इज वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, यानी एक ऐसा इंसान जो कि अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, दोनों हाथों को यूज करने में एबल है। सो उसको बोलते हैं हम एम्बी डेक्स्ट्रस। दोनों हाथों को यूज करने का क्या मतलब है? दोनों हाथ हम सभी यूज करते हैं, बट यहाँ पर सेंस है कि दोनों हाथों को एक ही एबिलिटी के साथ यूज करता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो स्पेलिंग टेस्ट से आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, आपको यहाँ पर भी एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है ही सेड सीता व्हेन इज द ट्रेन नेक्स्ट। सो यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सो आप यहाँ पर देखिए, जो आपका सेंटेंस बनेगा उसमें आपका ये जो सेड है ये क्या कन्वर्ट होकर बनेगा? आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, बचते हैं आपके बी, सी एंड डी। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें तो यहाँ पर है ही आस्क्ड सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। सो यहाँ पर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का था, आपने पास्ट का बना दिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बट हम अदर ऑप्शंस देखते हैं उनमें क्या आपका एरर है जिसकी वजह से वो आपके आंसर्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी है ही आस्क्ड सीता अबाउट द नेक्स्ट ट्रेन। तो अबाउट यहाँ पर इन्होंने लगा दिया। हो सकता है आपका मीनिंग सेम निकल रहा हो, सेंस सेम निकल रहा हो, बट क्योंकि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रोस्पेक्टिव से देखना है, तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से सही नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। डी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इज का यूज किया, यानी प्रेजेंट ही रहने दिया, और आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होती है। सो ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ही आस्क्ड सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। देन नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज डू अ रोरिंग ट्रेड मीन। एक फ्रेज आपको दिया गया है डू अ रोरिंग ट्रेड, इसका मतलब बताना है।
सो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो जाएगा हाईली सक्सेसफुल। ट्रेड आप जानते हैं, ट्रेड का मतलब क्या है, बिजनेस रिलेटेड। तो अगर आप बिजनेस के अंदर आपके पास एक एबिलिटी है कि आप काफ़ी सारे आइटम्स को, काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही जल्दी क्विकली सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सो उसको हम बोलते हैं डू अ रोरिंग ट्रेड। रोर का मतलब है दहाड़ना, तो यानी आप एक रोरिंग ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप हाईली सक्सेसफुल हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज नो सूनर आई सॉ द लिजार्ड देन आई रैन अवे। सो यहाँ पर केस बनेगा नो सूनर का। मैंने आपको बताया अगर कोई भी सेंटेंस आपका नो सूनर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आपका सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नो सूनर के बाद आपने आय लगा दिया जो कि एक सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। अब आपका जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट में, 100 से आप पहचान सकते हैं पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगानी है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो सकती है, पास्ट के लिए आप यूज कर लेंगे डिड। क्लियर, सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डिड आई सी द लिजार्ड देन आई रैन अवे। क्लियर, बाकी अगर आप ऑप्शंस देंगे तो सभी जो हैं कोई भी यहाँ पर मैच नहीं करता। यहाँ पर देखिए एज सुन एज, तो इन्होंने तो जो है नो सूनर को ही चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखें तो नो सूनर के बाद इन्होंने आई का यूज किया यानी सब्जेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। देन नंबर 11 इज माई टीचर फॉरबेड मी टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लास, यानी कि मेरी टीचर ने मुझे मना किया मोबाइल फोन यूज करने के लिए क्लास में। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका फॉरबेड है ये आपकी आपने एक वर्ड सुना होगा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या है, मना करना, तो उसी की वर्ब फॉर्म्स हैं फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन। तो तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, मना करना। अब किसी चीज़ के लिए आपको मना करना, मना जो है बोल दिया है कि ऐसा मत कीजिए, तो उसके साथ में देखिए ये पहले ही नेगेटिव बना दिया सेंटेंस, तो आप इसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी भी यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि याद रखिए फॉरबिड आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में इन्फिनेटिव आता है यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है, फॉरबिड मी टू यूज, यानी यहां पर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। देन नंबर 12 इज ओल्ड हैबिट डाई हार्डली, यानी कि जो पुरानी आदतें हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं या बहुत मुश्किल से वो जो है ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, आप अगर सेंटेंस देखें तो यहाँ पर ओल्ड हैबिट यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी जब वर्ब आ रही है तो उसके साथ में एस या ई एस आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस आपका है प्रेजेंट का। तो सिंगुलर के साथ में आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आता है, तो या तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाएंगे या फिर आप वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। एक मिस्टेक, उसके बाद आपका है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर यहाँ पर सेंस नहीं देगा, यहाँ पर सेंस क्या निकलना चाहिए, हार्ड, यानी ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, यानी मुश्किल से। हार्ड का मतलब क्या है, मुश्किल से, और हार्डली का मतलब है ना के बराबर, तो यहाँ पर हार्डली की जगह क्या आएगा, हार्ड। सो यहाँ पर या तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी या फिर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने टू और ऐड कर दिया, ये टू कहाँ से आ गया कोई पता ही नहीं है, यानी यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो इन्होंने क्या किया, जो आपका ओल्ड हैबिट है इसको बना दिया प्लूरल। तो अब जो है आपका वर्ब बिल्कुल सही है। आपका अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हार्डली का इन्होंने कर दिया हार्ड, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देन नंबर 13 इज द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड, यानी कि जो साइट स्कूल बिल्डिंग के लिए चूज की गई है, चुनी गई है, वो अच्छी है, गुड है। तो यहाँ पर जो आपके ये साइट यूज़ किया गया है, ये यहाँ पर यूज़ किया गया है किसी प्लेस के लिए, यानी कि जो जगह स्कूल बिल्डिंग के लिए चूज़ की गई है या जो स्थल स्कूल बिल्डिंग के लिए चूज़ किया गया है। और प्लेस के लिए हम ये वाला साइट यूज़ नहीं करते, इस साइट का मतलब है दृश्य। क्लियर, दृश्य या फिर यानी कि कोई भी आपको जो है सीन वगैरह, उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइट। यहाँ पर कौन से वाला साइट आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला साइट आने वाला है, जिसका मतलब है प्लेस, कोई स्थल। तो जो जगह स्कूल बिल्डिंग के लिए चुनी गई है वो अच्छी है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी भारी वर्षा की वजह से जो मैच था वो पोस्टपोन्ड हो गया, एक तरीके से ये आप बोल सकते हैं, पोस्टपोन्ड हो गया या फिर खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन्ड करना। सो पोस्टपोन्ड करने का सेंस आ गया, आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी चूज करते हैं, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। सो यहाँ पर जो मैच है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, कॉल ऑफ हो गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 15 इज प्लीज डोंट डैश मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। सो यहाँ पर आपको जो है एक वर्ब फिल करनी है, इंटरप्टेड, इंटरप्ट, इंटरप्ट्स, इंटरप्टिंग। तो यहाँ पर आपको देखना होगा जो आपका सेंटेंस है वो कौन सी टेंस में है। तो डू आया है, डू डज किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में, यानी आपका या तो होगा इंटरप्ट या इंटरप्ट्स या इंटरप्टिंग, आपका ईडी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है। इसके बाद में जो आपका सेंटेंस है ये है प्लीज डोंट डैश मी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, यानी जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे बीच में मत रोका करो, इंटरप्ट मत किया करो प्लीज़। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं अगर आप उन्हें लगाएंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। देखिए आईएनजी फॉर्म तो आ ही नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डू डज का यूज़ किया गया है और नॉट आ रहा है। दूसरी बात, आप इंटरप्ट्स अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो डू आया है, डू कब आता है, डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर डू आया है यानी प्लूरल, और प्लूरल के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस या ई एस वहाँ पर ऐड नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी आपका इसलिए करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। इसका आपको पैसिव बनाना है। आप जानते हैं टेंस चेंज नहीं होती, और यहाँ पर टेंस कौन सी है, देखिए हैव यानी प्रेजेंट और बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका जो सेंटेंस बनने वाला है पैसिव का वो भी किस में रहेगा, वो भी आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है तो यानी अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ के लिए अब आपको देखना होगा हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका आएगा हैज़, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें यहाँ पर वॉज आया गलत, इज आया सिंपल प्रेजेंट बन गया गलत, ऑप्शन नंबर डी देखें तो हैड आया यानी पास्ट परफेक्ट बनाने की कोशिश, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हैज़ यानी प्रेजेंट और बॉट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपका जो परफेक्ट टेंस के साथ आता है एक वर्ड ऐड हो जाता है बीन। याद रखिए एक्टिव पैसिव में अगर आप परफेक्ट सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं तो बीन एक वर्ड ऐड हो जाता है, अगर कंटिन्यूअस को बना रहे हैं तो बीइंग ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर हो जाएगा अ न्यू पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट बाय मी। देन नंबर 17 इज द गेस्ट्स हैव ईटन देयर फूड। पैसिव बनाना है, सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए, ऑब्जेक्ट है देयर फूड, सो इसको बना देंगे सब्जेक्ट द फूड। इसके बाद आपका सेंटेंस है हैव ईटन, यानी कि ये सेंटेंस भी आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का। सो यहाँ पर जब आप इसका पैसिव बनाएंगे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है। तो यानी सेंटेंस क्या बन जाएगा, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय द गेस्ट। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें ये पास्ट परफेक्ट का है, ऑप्शन नंबर सी देखें ये प्रेजेंट टेंस का है, और ऑप्शन नंबर डी देखें तो इसमें तो जो है वर्ड्स ही गायब कर दिया, आगे गेस्ट वगैरह यहाँ पर है ही नहीं, क्लियर। सो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 18 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है आपको, और वर्ड क्या है आपका रिलेशन। सो रिलेशन क्या है आपका एक नाउन, रिलेशन का मतलब है संबंध, तो ये क्या है किसी चीज़ का नाम है तो ये है आपकी नाउन। अब आपको बनाना है एडजेक्टिव। सो यहाँ पर एडजेक्टिव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव, ठीक है। आप रिलेटिव जानते हैं, रिलेटिव क्या होता है रिश्तेदार, ठीक है, या रिश्ते इस तरीके से। सो एडजेक्टिव आपका यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिलेट का मतलब क्या है, रिलेट का मतलब है संबंध बनाना या किस तरीके से आप दूसरे से संबंधित हैं। सो यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी वर्ब।
रिलेट का मतलब वर्ब, किसी दूसरे इंसान से रिलेट करना, यानी ये एक काम है, सो ये हो जाएगी वर्ब। रिलेटिविटी ये भी आपकी नाउन है, क्लियर। रिलेशन भी नाउन है, रिलेटिविटी भी नाउन है, रिलेट आपका वर्ब है और रिलेटिव आपका एडजेक्टिव है। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। तो यहाँ पर केस आता है आपका द नंबर ऑफ। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर, क्लियर। सो यहाँ पर आपका द नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी पार्ट में एरर है। अच्छा, मैंने बताया द नंबर ऑफ के साथ में आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर यहाँ पर होता अ नंबर ऑफ तो उसके साथ में आती है आपकी प्लूरल वर्ब। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब, आ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब। ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा एंड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद नंबर 20 है आइदर अंकित और ज्योति हैव डन दिस। तो यानी कि यहाँ पर आपके दो नाउन हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है अंकित एक है ज्योति, दोनों को जोड़ा गया है आइदर और से। तो इस तरीके से अगर कोई वर्ड, कोई दो नाउन, कोई दो सब्जेक्ट आपके और, नॉर या बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो आपकी जो इनके बाद वर्ब आने वाली है वो आपकी सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ज्योति आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। इवन यहाँ पर तो आपके दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। बट याद रखिए, अगर और, नॉर या बट ऑल्सो से दो नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब आपकी सेकंड नाउन सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सो ये सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सो हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेबिलिटेट एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर डी डिसओरिएंटेशन, क्लियर। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं, थैंक यू।